हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका 17 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके सीडीपी में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, vygotsky के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो दोस्तों, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, स्कैफ फोल्डिंग एक तरीके का होता है कि आप हल्का सा बच्चे को पुश करो, उसे हल्का सा उसे बता दो। अगर कहीं बच्चा अटक जाता है तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की पाठ में रुचि होती है। यस, ये आपका कथन सही है। अगला कथन, यह छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है। तो ऑफ कोर्स ये बात भी सही है। यह ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो दोस्तों, ऑडियो विजुअल एड्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका ये तीनों ही होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, कृष्ण निर्विवाद रूप से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वह सजा से बचना चाहता है। कोलवर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास के किस चरण में फिट बैठता है। तो दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यस, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत में दोस्तों 3 लेवल्स गिवन हैं, यानी 3 लेवल्स दिए गए हैं और ईच लेवल्स में आपके 2-2 स्टेजेस हैं, यानी टोटल 6 स्टेजेस हैं। तो दोस्तों, शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास का अग्रसरण डैश होता है। तो दोस्तों, सेफेलोकॉर्डल में जो विकास होता है ये आपका हेड टू टो होता है, यानी आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सिर से पैर तक, यानी हेड टू फीट। और दोस्तों, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें जो बच्चे का विकास होता है वो केंद्र से परिधि की होता है, यानी सेंट्रल टू पेरिफेरी। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक टास्क के दौरान साइना खुद से इस बारे में बात कर रही है कि कैसे वह टास्क पर आगे बढ़ सकती है। भाषा और विचार पर लेव vygotsky के विचारों के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण डैश का संकेत देता है। तो दोस्तों, vygotsky के अनुसार ये आपका स्वनियमन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सेल्फ रेगुलेशन। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, बताएं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण और पूछताछ, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, साम प्रयोग और चिंतनशीलता, वाद विवाद और चर्चा। तो यस, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रभावी शिक्षण कब होता है। तो दोस्तों, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब अधिगम छात्रों की तैयारी से स्वतंत्र होता है, एक पारंपरिक कक्षा के वातावरण का विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो। तो ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जब छात्र खुद सीखने के लिए तैयार होता है तो शिक्षण प्रभावी होता है, तब इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स के बारे में ये बोला जा रहा है। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दोस्तों, कल्चरल टूल्स के बारे में
आपके लेव विगोत्स्की ने कहा है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था अभिकथन और तर्क वाला। आपका अभिकथन दिया गया था लैंगिक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। तर्क दिया गया था लैंगिक सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था एनईपी 2020 के अनुसार आरटीई 2009 में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 3 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था ऑटिज्म से पीड़ित छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की आवश्यकता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यस, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। तो दोस्तों ये सर्वथा गलत बात है। दोस्तों हमेशा इंक्लूसिव सिस्टम की बात की गई है, यानी बच्चों के समावेशन की, बट इस ऑप्शन में क्या बोला गया है, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। तो ऑफ कोर्स ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंक्लूजन को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये आपके बच्चे को सेग्रीगेट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना बिल्कुल ही गलत है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मूर्त संक्रियाओं की अवधि है। तो दोस्तों मूर्त संक्रियाओं यानी कंक्रीट, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो दोस्तों आपका कथन दिया गया था शिक्षक को नए संप्रत्तियों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तर्क दिया गया था अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। तो दोस्तों आपको सही विकल्प बताना है। तो यस, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ऑफ कोर्स ये आपके जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, या बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यस, अब आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ये बच्चों को लेबलिंग कर सकती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 17 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह ईवीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न पूछा गया था चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये जनजाति आपके लद्दाख में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था बावली के संबंध में
गलत कथन का चयन कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, इन्हें सीढ़ीदार कुएं भी कहा जाता है। ये केवल राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। ये ज़मीन के ऊपर बने होते हैं। इनका उपयोग वर्षा जल के संचय और संरक्षण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है, ये आपका रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा और बाकी जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो आपके सत्य हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, रेबो क्या है? तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, ये चंगपा के लिए आश्रय है। बेसिकली दोस्तों, जो चंगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में, ये उन्हीं के लोगों का आश्रय होता है कि ये एक प्रकार का तंबू होता है जो चंगपा जनजाति बना करके रहती है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह 17 जनवरी की शिफ्ट को पूछे गए हैं आपके ईवीएस में। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों आप देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्योंकि जो आपके अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वे सभी राज्य हैं। दोस्तों, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दोस्तों, डायरेक्शन बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यस, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, लहसुन और प्याज में खाद्य हिस्सा डैश होता है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मांसल रेखाओं वाली पत्तियां। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्सर यह माना जाता है कि लड़कियां बाइक और कार रेसिंग सहित मोटर स्पोर्ट्स खेल नहीं खेलती हैं। ईवीएस शिक्षक लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर खेलों में भेदभाव पर चर्चा करता है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करना। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ईवीएस में इनका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, प्रासंगिक अधिगम का परिवेश प्रदान करना। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 17 जनवरी को पूछे गए थे और मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह ईवीएस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके यही क्वेश्चंस हैं जो PYQ में मैंने कराए भी हैं। तो दोस्तों आप PYQ की ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पर आपको डेली पेपर के एनालिसिस की वीडियोस भी मिलती रहती हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को विज़िट करें। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था,
ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित होता है क्योंकि। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती है। तो यस, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 4th की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक अध्याय चुस्किड विद्यालय जाती है, जिसमें एक 10 वर्षीय विकलांग बच्चे की कहानी को उसके विद्यालय जाने के दौरान आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में समझाया गया है। इस अध्याय द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों, यानी बच्चों को लैंगिक रूढ़िवादिता से अवगत कराना, विकलांग बच्चों के प्रति उनमें सहानुभूति विकसित करना। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम को शुद्ध विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से डैश के लिए होता है। दोस्तों बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी को समग्र रूप से पर्यावरण को देखने के लिए सक्षम करे। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप विद्यार्थियों को करने की अनुमति नहीं देंगे। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शंस दिए हैं और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें ले जाना। तो दोस्तों ऑफ कोर्स ये आपका अलाउ नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये आपके कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 3री से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन का एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना। तो दोस्तों ये मुझे कुछ प्रश्न आपके मिले थे कि आपके इस तरह ईवीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस।